अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद फाजिल बुखारी यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर अली सुंदर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पॉलिटिकल साइंस के पेपर वन से निकोलो मैकियावेली। ये हमारे सीएसएस के पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है उसमें हमारे पास तीसरे ये जो है वो वेस्टर्न फिलोसोफर हैं। तो आज हम इनकी जो है वो थ्योरीज पर और इनके जो इन्फ्लुएंसेस हैं, जो भी इन्होंने जो है पॉलिटिकल थ्योरीज दी हैं और जो भी इनकी फिलोसफिकल थॉट्स हैं वो हम आज पढ़ेंगे। तो हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज की जो हमारी आउटलाइन है टॉपिक की, जिसमें हम जो है वो मैकियावेली की जो है इंट्रोडक्शन पर जो है वो थोड़ी सी स्टडी करेंगे। देन उनके बाद उनके इन्फ्लुएंसेस पर और एज अ मॉडर्न थिंकर मैकियावेली क्या सोचते थे उस पर हम थोड़ी सी स्टडी करेंगे। एंड देन उनके पॉलिटिकल आइडियाज पर जो है हम बात करेंगे। तो सबसे पहले, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी भी फिलोसोफर को पढ़ने से पहले उनकी बायोग्राफी या इंट्रोडक्शन को पढ़ना लाजमी होता है। तो हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सो बेसिकली मैकियावेली वाज बोर्न इन फ्लोरेंस, जो कि इटली में है, इन 1469। और इनके जो फादर थे वो जुरिस्ट थे और इन्होंने जो है वो लैटिन क्लासिक्स जो है अपने फादर के सुपरविजन में सीखे थे, जिनमें जिनकी स्पेशलिटी थी वो रोमन हिस्ट्री थी। एंड आफ्टर दैट ही जॉइंड गवर्नमेंट ऑफ फ्लोरेंस एज सेक्रेटरी ऑफ चांसरी एज ए ग्रो अप। और जैसे ही वो फ्लोरेंस में बड़े हुए तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ फ्लोरेंस को ज्वाइन किया था एज सेक्रेटरी ऑफ चांसरी। और उसके बाद जो है इनकी एक मास्टरपीस बुक है जिसे द प्रिंस के नाम से जो है वो जाना जाता है, जो उन्होंने 1513 में जो है वो लिखी थी। एंड उसके 8 साल बाद तकरीबन उन्होंने दूसरी बुक लिखी थी जिसका नाम डिस्कोर्सेस था। इन्होंने दूसरी भी काफी बुक्स लिखी है, बट ये जो द प्रिंस है ये इनकी जो है एक मास्टरपीस समझा जाता है मैकियावेली की तरफ से। तो उसके बाद हम आ जाते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ, जिसे इन्फ्लुएंसेस ऑफ मैकियावेली के क्या चीजें थी, किन चीजों ने जो है वो मैकियावेली को इन्फ्लुएंस किया कि उन्होंने जो है वो स्टेट की थ्योरी दी और उन्होंने ह्यूमन नेचर के बारे में बात की। तो सबसे पहली जो चीज थी वो उस वक्त इटली की जो है कंडीशंस थी वो बहुत ज्यादा ही खराब थी। तो थोड़ी सी हम इस पर स्टडी कर लेते हैं। ड्यूरिंग इस टाइम द इटालियन पेनिनसुला वाज सेपरेटेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट्स विद फाउट वॉर्स कंटिन्यूअसली। तो जब मैकियावेली जो है वो फ्लोरेंस में बड़े हो रहे थे उस वक्त जो इटालियन पेनिनसुला था वो काफी छोटे जो है वो स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ था। उनमें कोई यूनिटी नहीं थी और उनके दरमियान जो है वो जंगों का एक निजाम चल रहा था। तो अब ये जितनी भी स्टेट्स थी इनके पास कोई प्रॉपर गवर्नमेंट का निजाम भी नहीं था। किसी किसी स्टेट में जो है वो जमहूरियत निजाम चल रहा था और कहीं पर जो है वो डेस्पोटिक रूलर्स जो है वो रूल कर रहे थे। तो ये जो स्टेट्स थी ये टोटल 5 ग्रुप्स में थी, जिनके नाम मैंने स्क्रीन पे जो है वो शो किया मैं। जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती थी किंगडम ऑफ नेपल्स, उसके बाद जो है टेरिटरी ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च, एंड उसके बाद द डची ऑफ मिलन, द रिपब्लिक ऑफ वेनिस, एंड देन फिफ्थ जो थी वो हमारे पास द रिपब्लिक ऑफ फ्लोरेंस थी, जहाँ पे मैकियावेली जो है वो पैदा हुए और उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम वगैरह हासिल की। अब जो मैकियावेली की जो एक सोच थी वो ये थी कि इन तमाम स्टेट्स को जो है वो आपस में यूनाइट करके एक स्ट्रॉन्ग एक ही नेशन बनाई जाए, ताकि जो है ये अपने आने वाले टाइम में, एक मॉडर्न टाइम में जो है वो अच्छे से कॉम्पीट कर सके डिफरेंट स्टेट्स के साथ। तो उसके बाद जो एक दूसरा इम्पैक्ट था, इन्फ्लुएंस था मैकियावेली के लिए, वो ये था कि द रेनेसेंस मूवमेंट जो थी वो उस वक्त जो है वो फ्लोरेंस में बहुत ज्यादा शिद्दत शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी, जिसमें ये था कि जो हमारी वेस्टर्न साइड है, वर्ल्ड की जो वेस्टर्न साइड है, जिसमें ये सारे कंट्रीज और ये जो फिलोसोफर्स जिनको हम स्टडी कर रहे हैं ये जहाँ से बिलोंग करते हैं, वहां पर उनके जो एंशंट वैल्यूज एंड कल्चर्स थे उनको जो एक किस्म की रिस्टोर करने की, समझ लें कि एक मूवमेंट थी जो ये चली थी। और ये इस चीज ने जो है वो मैकियावेली को बहुत ज्यादा इफेक्ट किया। तो इसलिए जो है उसके बाद जो है इन्होंने अपनी कुछ थ्योरीज पेश की और ये जो है एक बहुत ही ज्यादा एक मॉडर्न थिंकर भी समझे जाते हैं। तो इन्होंने जो इनकी मॉडर्न थिंकिंग थी उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स जो हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने स्क्रीन पर डिस्प्ले किए हुए हैं। तो इनका जो पहला पॉइंट था एज अ मॉडर्न थिंकर वो ये था कि इन्होंने नेचुरल लॉ को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था। और ये जो है वो जो मेडिवल थिंकर्स थे, जो जो अर्ली एजेस की जो हमारे मिडिल एज की जो हमारे थिंकर्स थे, जैसे प्लेटो हो गए, एरिस्टोटल हो गए, तो उनसे थोड़ा सा हटके इन्होंने जो है सोचा था। और इनके मुताबिक जो है एक स्टेट है वो स्टेट जो है तभी एक स्टेट कहलाएगी जब वो वहाँ के लोगों को, वहाँ के सिटीजन्स को सिक्योरिटी एंड पीस प्रोवाइड करेगी, तभी वो जो है एक प्रॉपर स्टेट बनेगी।
और ये जो है वो फर्स्ट फिलोसोफर थे जिन्होंने जो है वो नेशनल टेरिटोरियल स्टेट को जो है वो सपोर्ट किया था। मतलब एक नेशन, एक कंट्री जिसे हम बोलते हैं, उसको इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है वो मैकियावेली ने सपोर्ट किया था। और इन्होंने जो है वो एथिकल फैक्टर्स को कुछ ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। ये समझते थे कि जो है एथिक्स और पॉलिटिक्स इनका आपस में कोई भी ताल्लुक नहीं है, और ये दोनों एक अलग इंस्टीट्यूट्स हैं। तो इन्होंने जो है अपनी जो थिंकिंग थी उसमें इन्होंने इंडक्टिव मेथड भी यूज किया था हिस्ट्रिकल मेथड के साथ साथ, तो इसलिए इनको जो है वो मॉडर्न थिंकर भी कहा जाता है मैकियावेली को। उसके बाद अब हम आ जाते हैं मैकियावेली के पॉलिटिकल आइडियाज पे कि उन्होंने किन किन चीजों पर बात की। तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास जो आती है वो उनकी ह्यूमन नेचर पे जो है मैकियावेली के क्या सोचते थे, उन्होंने क्या थ्योरी दी थी। तो अकॉर्डिंग टू हिम ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी सेल्फिश, विक्ड एंड अपॉर्चुनिस्ट। तो मैकियावेली के हिसाब से जो इंसान है उसकी जो नेचर है वो बहुत ही ज्यादा सेल्फिश है, शायद सेल्फिश है, और वो इंसान जो है बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिस्ट है मैकियावेली के मुताबिक। और ही सेज दैट मैन इज नॉट सोशल बट एंटी सोशल एंड ट्राइज टू एनकरेज हिज ओन इंटरेस्ट एवरी टाइम। मतलब उनका मानना ये था कि जो इंसान है वो सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए जो है वो सोचता है हमेशा। तो इसलिए जो है उन्होंने ये ह्यूमन नेचर पे बात की थी। अब यहाँ पर जो है इनकी जो डिस्क्रिप्शन थी ह्यूमन नेचर को लेके, उसे जो है वो गलत बोला जाता है कि हर इंसान जो है वो अपॉर्चुनिस्ट नहीं होता, हर इंसान जो है वो बुरा नहीं होता। तो किसी को अच्छा या बुरा हम नहीं कह सकते इस थ्योरी के मुताबिक। तो इसलिए इनकी इस थ्योरी को जो है वो गलत जो है माना जाता है। तो उसके बाद इनके कुछ मोरालिटी एंड रिलीजन्स पर जो है कुछ इनकी इन्होंने बात की थी। मैंने उसका एक पॉइंट यहाँ पर लिखा है। तो ही ट्राइड फॉर्मल एंड कॉन्शियस सेपरेशन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड मॉरलिटी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैकियावेली जो है वो फर्स्ट थिंकर थे जिन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स एंड एथिक्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ये दोनों एक सेपरेट इंस्टीट्यूशंस हैं। और अगर हम एथिक्स को जो है वो पॉलिटिक्स में ले आते हैं तो फिर हम जो है किसी भी उस वक्त की जो स्टेट है उसका निज़ाम अच्छे तरीके से नहीं चला सकते। तो इनकी जो ये दो थ्योरीज थी, एक ह्यूमन नेचर पे उन्होंने बात की थी और मोरालिटी एंड रिलीजन पे बात की थी। अब इसके बाद जो है वो इन्होंने स्टेट पर एक थ्योरी दी थी, जिस तरह के पहले एरिस्टोटल दे चुके हैं एंड देन उनसे पहले जो प्लेटो दे चुके हैं। तो मैकियावेली के मुताबिक जो है इन्होंने स्टेट को जो है वो दो टाइप्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। एक को वो जो है नॉर्मल स्टेट कह रहे थे और दूसरे को वो परवर्टेड स्टेट कह रहे थे। अब यहाँ पर जो है मैकियावेली जो थे उन्होंने प्लेटो की तरह मोनार्कियल सिस्टम को जो है वो फेवर्ड किया था, और एरिस्टोक्रेसी को उन्होंने बिल्कुल डिसलाइक किया था। तो इनके मुताबिक जो एक नेचुरल स्टेट है उसके जो सिटीजन्स हैं वो बहुत ज्यादा फेथफुल होने चाहिए, बहुत ज्यादा लॉ अबाइडिंग होने चाहिए, जो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करें, और वो हमेशा जो है वो अपने मदरलैंड की सेफ्टी के लिए तैयार रहने चाहिए, किसी से भी लड़ने के लिए, किसी से भी फाइट करने के लिए। मतलब उनके अंदर पेट्रियोटिज्म की एक स्पिरिट होना लाजमी है। तो ये तीनों चार चीजें जब किसी स्टेट में होंगी तो वो एक जो है वो नॉर्मल स्टेट कहलाएगी। और परवर्टेड स्टेट इन्होंने ऐसे डिफाइन किया कि जिस भी स्टेट में ये सब खूबियां नहीं होंगी तो उसको हम जो है वो परवर्टेड स्टेट कहेंगे। और इनके मुताबिक जो एक नॉर्मल स्टेट है उसके अंदर और काफी ज्यादा टेंडेंसी है ग्रो करने की, और जो है वो अपना खुद को ठीक करने की, अपने हालात को ठीक करने की, एज कम्पेयर टू परवर्टेड स्टेट। अब उसके बाद जो है इन्होंने जो है स्टेट को किस तरह जो है वो मजबूत किया जाए उसके लिए इन्होंने जो है कुछ प्रिजर्वेशन दी थी। तो उसमें इनका सबसे पहला पॉइंट ये था कि स्टेट मस्ट हैव अ डिपेंडेबल आर्मी पोइज्ड ऑफ नेटिव ट्रूप्स। तो इनका मानना ये था कि किसी भी स्टेट की जो आर्मी है, जो फौज है, वो उनके अपने ही आबाई लोगों में से जो है वो होनी चाहिए, वो कोई बाहर के लोग ना हो जो आर्मी में आके सिलेक्ट हों और जो है वो स्टेट की जो है वो सिक्योरिटी को देखें। और उसके बाद जो है इन्होंने लॉ को एक बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट पोजीशन दी थी स्टेट में, कि लॉ एक बहुत ज्यादा सुपीरियर चीज है और उसको फॉलो करना बहुत ज्यादा उसको फॉलो करना जो है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है किसी भी स्टेट के लिए। और उसके उसके बाद जो इनका लास्ट पॉइंट था वो था कि द स्टेट हैज अ नेचुरल प्रिडिस्पोजिशन टू एक्सपेंड और ग्रो इन पावर। उसके बाद जो है, अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मोनार्कियल सिस्टम को जो है वो मैकियावेली ने जो है वो फेवर किया था। तो इनके हिसाब से एक स्टेट को जो है रूल करने वाला जो है वो प्रिंस, इन्होंने बताया था कि प्रिंस होगा जो एक स्टेट को फॉलो, स्टेट को जो है वो रूल करेगा। तो इन्होंने जो है स्टेट के प्रिंस के लिए कुछ सजेशंस रखी थी ताकि वो अपनी पावर्स को जो है वो बरकरार रखें। तो उनके कुछ पॉइंट्स मैंने स्क्रीन पर शो किए हैं, तो अब उस पर थोड़ी सी हम स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट था इनका,
The prince should try to take speedy and firm decisions because hesitation can prove harmful. तो पहला पॉइंट इनका ये था कि जो प्रिंस हैं वो उनको बहुत ही ज्यादा अच्छी सलाहियत हो, बहुत जल्दी वो डिसीजंस लेकर और जो है वो उस चीज पर अमल करें, और इस चीज में जो है कोई देरी या हेजिटेशन जो है वो खतरनाक साबित हो सकती है किसी भी स्टेट के लिए। और दूसरा पॉइंट इनका ये था कि प्रिंस मस्ट हैव अ गुड सोल्जर कमांडर, मतलब जो प्रिंस हैं उनको जो है कमांड कमांड आनी चाहिए, बहुत ज्यादा अच्छे सोल्जर होने चाहिए वो, ताकि वो अपनी आर्मी को जो है वो किसी मुश्किल टाइम में, किसी जंग के दौरान जो है अच्छे तरीके से लीड कर सकें। और जो इनके तीसरा पॉइंट था वो ये था कि प्रिंस मस्ट ट्राई टू अपहोल्ड हिज पॉपुलैरिटी विद द पीपल एंड अर्न देयर लव एंड अफेक्शन। तो इनका तीसरा पॉइंट ये था कि जो प्रिंस हैं उनको अपनी पॉपुलैरिटी बरकरार रखनी चाहिए, ताकि लोग जो हैं उनको प्यार दें और उनकी तरफ, उनकी बातों पर जो है वो तवज्जो दें और उनको फॉलो करें। और इनके मुताबिक जो है वो प्रिंस को जो है वो हर वक्त प्रिंस जो है ऑनेस्ट अगर ना हो तो ये भी सही है। जहां पर उन्होंने एक पॉइंट लिखा है, इट वाज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर प्रिंस टू बी ऑनेस्ट ऑलवेज, मतलब जो प्रिंस है, जो एक मोनार्की का सिस्टम है, तो वो हमेशा अगर ऑनेस्ट ना हो तो भी सही है, क्योंकि कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो वो पब्लिकली डिस्कस नहीं कर सकता कोई भी प्रिंस या किसी भी स्टेट को चलाने वाला। तो यहाँ पर इनके कहने का मतलब ये था। और जो इनका दूसरा पॉइंट था वो ये था कि द प्रिंस मस्ट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज एनिमी, कि जो प्रिंस होगा उसके पास उसके जो एनिमी है उनकी स्ट्रेंथ का लाजमी प्रिंस को पता होना चाहिए कि वो कितने ज्यादा स्ट्रांग है, ताकि जो प्रिंस है वो अपनी आर्मी को और अपनी स्टेट को भी उतना ही स्ट्रांग कर सके उनसे लड़ने के लिए। और उसके बाद जो है लास्ट पॉइंट जो है वो ये है कि ही शुड मेंटेन अ वेल ट्रेन्ड नेशनल आर्मी ऑफ हिज ओन सिटीजन एंड शुड नॉट डिपेंड ऑन मर्सनरी सोल्जर्स। तो वही जो पहले पॉइंट मैंने आपको बताया कि मैकेवेली के मुताबिक एक प्रिंस को जो है वो एक अपनी आर्मी, नेशनल आर्मी जो है ट्रेंड करनी चाहिए थी, कि जो उस स्टेट के सिटीजन हो, कोई बाहर के लोग ना हो, आउट ऑफ स्टेट के आए हुए लोग जो है वो आर्मी ज्वाइन ना करें। तो ये कुछ सजेशंस थी जो उन्होंने जो है प्रिंस के लिए जो है वो बताई थी, कि एक मोनार्कियल सिस्टम में जब एक प्रिंस रूल करेगा किसी भी स्टेट पर तो उसके पास ये क्वालिटीज होना लाजमी है। और यहाँ पर एक दो और पॉइंट्स हैं कि जो है जो भी किंग है, जो भी जो प्रिंस है, वो उनकी किसी के साथ ज्यादा दोस्ती भी नहीं होनी चाहिए, ना कि किसी के साथ दुश्मनी होनी चाहिए, क्योंकि ये किसी भी स्टेट के लिए वो खतरनाक साबित हो सकती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था मैकियावेली, उसमें ये 3 से 4 चीजें ही थी, क्योंकि मैकियावेली थोड़ा सा छोटा सा एक टॉपिक है हमारे सिलेबस का, बट ये है कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से अक्सर बीसीक्यूज आ सकते हैं, आ जाते हैं, या उसके बाद ही हमारे थ्योरी सेटअप में भी आ जाता है, जो हमारी थ्योरी होती है सीएसएस की। तो इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट फिलोसोफर को देखेंगे। तो मैकियावेली जो था वो टोटल जो मैंने आज आज आपको बताया यही था सारा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने जो है वो डिफरेंट जो दूसरे फिलोसोफर्स हैं उनके बारे में लेक्चर जो है आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।